हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी जॉन मिल्टन के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। इसमें मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। यहाँ तक जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। ठीक है, अभी हम इससे आगे के क्वेश्चंस को आज कवर अप करेंगे। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा जो जॉन मिल्टन पर बेस्ड थी। इससे पहले भी मैं कई सारे राइटर्स के एमसीक्यूज की सीरीज को कवर करा चुकी हूँ। अगर किसी ने उन्हें नहीं देखा है तो इसी चैनल पर देख सकते हैं। मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ के भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज कराए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। साथ ही मैंने जॉन गॉल्सवर्दी के भी क्वेश्चंस को कवर अप किया था और शेक्सपियर के काफ़ी सारे टॉपिक्स भी कराए हुए हैं जो इसी चैनल पर अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट आपको दी हुई है इसी चैनल पर, आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। अभी फिलहाल इस चैनल पर दो सीरीज चल रही हैं। एक तो जॉन मिल्टन के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, साथ ही मैं केवीएस स्पेशल ग्रामर बैच शुरू किया है मैंने, और हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इसे। बेसिक में मैंने वर्ब का टॉपिक लिया है सबसे पहले, और वर्ब के भी मैंने टाइप काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन किए हैं। साथ ही मैंने एक वीडियो इनके एमसीक्यूज पे भी की है जो वर्ब्स के एरर से रिलेटेड थी। अभी इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी वर्ब से रिलेटेड, वो आएगी कल। ठीक है, आज हम ये एमसीक्यूज देखेंगे और कल आपके लिए वर्ब की वो वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तो ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने इस क्वेश्चन तक कर लिया था। ये क्वेश्चन था, एमेरिलिस इज अ शेफर्डेस मेंशन इन एंशिएंट पेस्टोरल पोएट्री नोटेबली इन वर्जिल्स, यहाँ पे लिखा है एडोग्स, वाइल निएरा इज अ निम्फ हु अपीयर्स इन वर्जिल्स एडोग्स। मिल्टन यूज दीज टू नेम्स इन वन ऑफ हिज वर्क। मिल्टन ने ये जो दो नेम है ना, जो वर्जिल्स के वर्क एडोग्स में आए हैं, ठीक है, निएरा इज अ निम्फ, ठीक है, वर्जिल के एडोग में रिप्रेजेंट होती है, और ये एमेरिलस, ठीक है, जो एंशिएंट पोएट्री में रिप्रेजेंट हुआ है। तो ये दोनों नेम बेसिकली ये मिल्टन ने यूज़ किए हैं अपने एक वर्क में। उस वर्क का नाम पूछा गया था इसमें। ऑप्शन है पैराडाइज लॉस्ट, कोमस, पैराडाइज रीगेन या लिसिडस। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसे मैं पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, लेसिडस। ठीक है, यही वो वर्क है जिसमें ये दोनों नेम मिल्टन ने मेंशन किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हु रोट जॉन मिल्टन द सेल्फ एंड द वर्ल्ड। ये वर्क किसने लिखा है? जॉन मिल्टन के विषय में ही है ये वर्क। हु रोट जॉन मिल्टन द सेल्फ एंड द वर्ल्ड। ऑप्शंस आर पेटिसन, टी शॉक्रॉस, ब्लेक या नन ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, ये वर्क जो लिखा है वो लिखा है टी शॉक्रॉस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मोलेक एंड बिलाल। ठीक है, मोलेक एंड बैलियल भी बोल सकते हो, बैलियल या बिलाल आर द टू डेविल्स हु अपीयर इन द फर्स्ट एंड सेकेंड बुक ऑफ एन एपिक। नेम द एपिक एंड इट्स पोएट। देखिए, ये कह रहा है कि मोलेक और बिलाल नाम, बैलियल नाम के जो दो कैरेक्टर हैं, जो दो डेविल्स हैं, वो अपीयर होते हैं उस एपिक की फर्स्ट एंड सेकंड बुक में। उस एपिक का नेम बताना है और प्लस उसके राइटर का नेम बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन, मिल्टन्स सैमसन एगनिस्ट, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा राइट आंसर? और आप वैसे ही बैलियल के नाम से ही समझ गए होंगे कि कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर। आसानी है क्वेश्चन। यस, द राइट आंसर इज पैराडाइज लॉस्ट, रिटन बाय जॉन मिल्टन। ओके, इसकी बुक 1 और बुक 2 में हमें ये देखने को मिलते हैं, मोलेक एंड बैलियल। नेक्स्ट चलते हैं, ड्राइडन्स स्टेट ऑफ इनोसेंस। ड्राइडन्स स्टेट ऑफ इनोसेंस इज द ड्रामेटाइजेशन ऑफ। ड्राइडन की जो स्टेट ऑफ इनोसेंस है वो ड्रामेटाइजेशन किसका है? पैराडाइज लॉस्ट रीगेन का, सॉरी पैराडाइज रीगेन का, पैराडाइज लॉस्ट का, सैमसन एगनिस्ट का या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ड्राइडन्स स्टेट ऑफ इनोसेंस, ये ड्रामेटाइजेशन है पैराडाइज लॉस्ट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन यूजेस डैश फॉर द ओपनिंग 16 लाइन। मिल्टन ने शुरुआती 16 लाइन में क्या यूज़ किया है? और शुरुआती 16 लाइन किसकी हैं? ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, ये आपको दिख ही रहा होगा। ये क्वेश्चन देखिए एक पेज पे यहाँ पे था और ये आधा नेक्स्ट पेज पे है, इसलिए आपको ये अलग अलग नज़र आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से शुरू होता है, मिल्टन यूजेस डैश। मिल्टन ने कुछ यूज़ किया है किसमें? फॉर द ओपनिंग 16 लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआती 16 लाइन्स में। तो क्या यूज़ किया है? 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंसेस या फिर नन ऑफ दीज? क्या होगा राइट आंसर? यस, देखिए ये आपको पता ही है कि पैराडाइज लॉस्ट जो शुरुआत होती है पैराडाइज लॉस्ट की, तो उसमें शुरुआती जो 16 लाइन के लिए कहा जा रहा है, वो 16 लाइन बेसिकली एक ही सेंटेंस के लिए ली गई है। मतलब एक सेंटेंस को इन्होंने 16 लाइन्स में लिखा है शुरुआत में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 सेंटेंस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप ये विजिबल होगा आपको। वैसे ज़्यादा ब्लर नहीं है, बस मुझे लग रहा है क्लियर दिख रहा होगा इसे। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर ही है। देखिए, मिल्टन शोज द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसे कर देती हूँ मैं, स्टेजेस। ठीक है, मिल्टन शोज द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन। मिल्टन रिप्रेजेंट करते हैं क्या? एक्शन ऑफ फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस में से रिप्रेजेंट करते हैं। ही प्रेजेंट्स दिस फॉल इन। इस फॉल को वो किस में प्रेजेंट करते हैं? पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 एंड 2 में, पैराडाइज लॉस्ट बुक 11th और 12th में, पैराडाइज लॉस्ट बुक 4th एंड 9th में, या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन आपको समझ आ ही गया होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि मिल्टन शोज द एक्शन, फॉल ऑफ एक्शन की बात करते हैं बेसिकली। तो एक्शन ऑफ फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस। बेसिकली इन्होंने जो शो किया है इसे 2 स्टेजेस में किया है। तो वो किस किस बुक में किया है बेसिकली ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, पैराडाइज लॉस्ट बुक 4th एंड बुक 9। मूविंग टू द नेक्स्ट, he is famous as the Lady of Christ College. He is famous as the Lady of Christ College. देखिए, मिल्टन के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उनके कॉलेज के डेज में उन्हें किस नाम से जाना जाता था? लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। ठीक है, ही इज़ अ मैन ऑफ मिडिल स्ट्रेचर विद ऑबर्न हेयर एंड oval face with grey eyes and a fair complexion. Name the poet of the basis of these clues. तो ये clues को जानकर आप किस पोएट का नाम ध्यान रखेंगे? देखिए, उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज इसलिए कहा जाता था कि बचपन में वो मतलब जो कॉलेज के डेज थे उनके, उन दिनों वो बहुत ही ज़्यादा गर्ल लाइक दिखते थे। ठीक है, कॉम्प्लेक्शन भी फेयर था, ठीक, और ऑबन हेयर थे, ओवल फेस था, ग्रे आइज थी। ठीक है, तो बेसिकली राइट आंसर तो आप समझ ही गए होंगे, क्या होगा? मिल्टन। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज किस पोएट को कहा जाता था, तो ये है मिल्टन। नेक्स्ट चलते हैं। स्टार्टिंग का वर्ड थोड़ा ब्लर हो रहा है, इसे लिख लेती हूँ मैं। ये है कॉमस। ठीक है, मिल्टन का बहुत ही फेमस वर्क है जिसका नाम है कॉमस। ठीक है, ये है कॉमस। कॉमस इज अ मॉस्क in honor to chastity. Comus is a mosque in honor to chastity. It was performed at Ludlow Castle in celebration of the Earl's new post. Earls, ठीक है, Earl's new post as Lord President of Wales in 1634. Who wrote Comus? किसने लिखा है ये कॉमस? बेसिकली ये पूछा जा रहा है, तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, ऑप्शन है शेक्सपियर, मिल्टन, कॉलेज, शैली। तो इसका राइट आंसर तो क्या होगा? मिल्टन होगा। लेकिन कॉमस के बारे में ये डिटेल आपको याद रखनी है। क्या है कि कॉमस क्या है, एक इसका जॉनर क्या है? ये एक मास्क है इन ऑनर टू अ चैस्टिटी। किसके ऑनर में है? चैस्टिटी के। इट वॉज परफॉर्म्ड एट लूडलो कैसल। और इसे कहाँ परफॉर्म किया गया है? तो लूडलो कैसल में। और कब? इन द सेलिब्रेशन ऑफ द अर्ल्स न्यू पोस्ट एज लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स इन 1634।
ठीक है, डेट भी दी हुई है, सारी डिटेल दी हुई है कॉमर्स की, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट चलते हैं। इन 1663, देखिए ये डेट डली हुई है इन, पहले तो इन है ये, और फिर है 1663, ठीक है। मिल्टन मैरिड एलिजाबेथ मिंसल हु वाज, देखिए 1663 में जाकर, मतलब ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, मिल्टन मैरिड शादी करते हैं किससे? एलिजाबेथ मिंसल से। वो कौन थी? 10 ईयर्स यंगर देन मिल्टन, 30 ईयर्स ओल्डर देन मिल्टन, 30 ईयर्स यंगर देन मिल्टन, नन ऑफ दीज। तो मिल्टन ने, अच्छा आपको आज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है कि मिल्टन ने अपने पूरे लाइफ टाइम में कितनी शादियां की थी, ठीक है, और उनकी जितनी भी वाइफ्स थी उन सभी के नेम मेंशन करने हैं आपको, कि पहली वाइफ कौन सी थी, सेकंड कौन सी थी, नेक्स्ट कौन सी थी, ठीक है, जितनी भी मैरिज की थी। तो ये क्वेश्चन आज का है, आपको आंसर करना है इसका। तो बताइए ये जो मतलब लास्ट स्टेज में इनकी शादी हुई 1663 में एलिजाबेथ मिंसल से, वो कौन थी? मतलब बेसिकली इसमें तो एज के बारे में ही बात की गई है, तो राइट आंसर क्या होगा? यस, 30 ईयर्स यंगर देन मिल्टन, वो 30 साल छोटी थी मिल्टन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। ओरिजिनली पैराडाइज लॉस्ट वाज डिवाइडेड इनटू, ओरिजिनली मतलब शुरुआती डेज में बोल सकते हो या पब्लिशिंग टाइम पे, पैराडाइज लॉस्ट को डिवाइड किया गया था कितनी बुक्स में? 11 बुक्स, 12 बुक्स, 10 बुक्स, नन ऑफ दीज। क्या होगा राइट आंसर? यस, ये तो आप समझिए, पता ही होगा कितना, 10 बुक्स, ठीक है। उसके बाद जब पैराडाइज रीगेन आता है तब 12 बुक्स का होता है। नेक्स्ट चलते हैं। द लाइन लिफ्ट नॉट दाई स्पीयर, ये एक लाइन है, क्या है? लिफ्ट नॉट दाई स्पीयर अगेंस्ट द म्यूसिस, और आगे है म्यूसिस बोअर, BOWER, अपीयर्स इन। ये लाइन हमें बेसिकली कहाँ देखने को मिलती है? लाइन लिफ्ट नॉट दाई स्पीयर अगेंस्ट द म्यूसिस बोअर appears in on his blindness when the assault was intended to the city, paradise lost, none of these। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। डिजॉल्व मी इनटू एक्सटेसिस, देखिए ये है डिजॉल्व मी इनटू एक्सटेसिस एंड ब्रिंग ऑल हेवन बिफोर माय आईज, वेयर डू दीज टू लाइन्स अपीयर। ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? Dissolve me into ecstasis and bring all heaven before mine eyes. Options are Milton's El Penseroso, Milton's Comus, Milton's Paradise Lost, none of these। तो देखिए थर्ड ऑप्शन तो आप स्किप कर सकते हो, तीन ऑप्शंस में से देखिए किसका होगा ये राइट आंसर। ये लाइन बेसिकली कहाँ से ली गई है? Dissolve me into ecstasis and bring all heaven before mine eyes। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिल्टन्स एल पेंसरोसो, ठीक है। और इन दोनों के एल0, एल पेंसरोसो, इनके मीनिंग आपको पता ही है क्या है, ये कमेंट बॉक्स में लिख कर दोगे आप, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, आई होप ये विजिबल होगा आपको। है द सन टू मी इज डार्क, द सन टू मी इज डार्क एंड साइलेंट एज मून, लाइफ इज कैप्टिविटी अमोंग इन ह्यूमन फोर्स, ठीक है। लाइन समझ आई? लाइन है द सन टू मी इज डार्क एंड द साइलेंट एज द मून, लाइफ इज कैप्टिविटी अमंग इन ह्यूमन फोर्स। आगे चलते हैं। आगे है दीज लाइन्स आर फ्रॉम सैमसन एगनिस्ट हु रोट इट। इजी कर दिया इन्होंने। अगर ये लाइन भी पूछ लेते, बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, तब भी थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता, लेकिन इन्होंने क्लियरली कहा कि ये लाइन कहाँ से ली गई है? सैमसन एगनिस्ट से। और सैमसन एगनिस्ट किसका फेमस वर्क है? मिल्टन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। हुज पोएट्री
whose poetry acts like an incantation to Macaulay। बताइए किसकी पोएट्री है जो एक्ट करती है लाइक एन इनकेंटेशन ऑफ मैकाले, मैकाले के इनकेंटेशन के जैसे। ऑप्शन है शैलीज पोएट्री, वर्ड्सवर्थ पोएट्री, मिल्टन पोएट्री या फिर शेक्सपियर्स पोएट्री। क्या होगा राइट आंसर? यस, मिल्टन्स पोएट्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इन मिल्टन एवरी लाइन breadth, sanctify of thought and purity of manners, except when the train of narration requires the introduction of the rebellious spirits. Whose comment is it? किसका कमेंट है ये? मिल्टन के विषय में है। देखिए इन मिल्टन के बारे में कहते हैं ये कि इन मिल्टन In Milton, every line breathes sanctity. सॉरी यहाँ पे कुछ और लिखा है क्या? वेट अ मिनट, हाँ यही है, sanctity of thought and purity of manners, except when the train of narration requires the introduction of the rebellious spirits. किसने कही है ये बात? ऑप्शन है बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, पैटिशन, कॉलरेज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर जॉनसन। देखिए डॉक्टर जॉनसन ने काफ़ी सारे कमेंट किए हैं मिल्टन के बारे में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कमेंट्स, ठीक है, आपको ध्यान में रखने हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं। नथिंग can exceed the energy and magnificence of the character of Satan as expressed in Paradise Lost. It is a mistake to suppose that he could ever have been intended for the popular personification of evil. Milton's devil as a moral being is as far superior to his God. Whose remark is this? लाइन्स एक बार हम रीडिंग करेंगे। देखिए, नथिंग कैन एक्सीड द एनर्जी एंड मैग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ सैटन। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्सीड कर सके उस एनर्जी या उस मैग्निफिकेंस कैरेक्टर को जो सैटन का कैरेक्टर है, एज एक्सप्रेस्ड इन पैराडाइज लॉस्ट, जैसा कि पैराडाइज लॉस्ट में एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है, और कोई नहीं कर सकता ऐसा। इट इज़ अ मिस्टेक टू सपोज, ये एक मिस्टेक है कि हम सपोज भी करें दैट ही कुड एवर हैव बीन इंटेंडेड फॉर द पॉपुलर पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल। मिल्टन्स डेविल एज अ मोरल बीइंग इज एज फार सुपीरियर ऑफ हिज गॉड। हुज रिमार्क इज दिस? किसका रिमार्क है ये? ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या है? सिडनी इन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, शैली इन डिफेंस ऑफ पोएट्री या आर्नोल्ड इन एसे इन क्रिटिसिज्म। देखिए तीनों बहुत ही क्रिटिसिज्म को लेकर बहुत ही फेमस वर्क रहे हैं और इसमें दूसरे राइटर्स के बारे में ही बात की गई है, ठीक है। अब बताइए, और तीनों ही सिमिलर से ही हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर है? मिल्टन के बारे में कौन लिखता है? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शैली इन डिफेंस ऑफ पोइट्री, ठीक है। शैली ने कही है ये बात और डिफेंस ऑफ पोइट्री में कही है। और शैली दूसरे भी राइटर के बारे में इसमें बोलते हैं, वो किसके बारे में बोलते हैं ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, आर लैंग्वेज संक अंडर हिम, दिस रिमार्क ऑफ एडिशन अबाउट। बताइए, ये एडिशन का रिमार्क है लेकिन किस बारे में है, किसके विषय में है? अवर लैंग्वेज संक अंडर हिम। हिम, यहाँ पे हिम किससे रिलेटेड है ये बता दीजिए। ऑप्शन है मिल्टन, शेक्सपियर, चौसर, पॉप। तो एडिशन ने किसके विषय में कही है ये बात? आर लैंग्वेज संक अंडर हिम। यस, ये कहते हैं मिल्टन के बारे में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन मिल्टन वाज हॉर्टन, वेट अ मिनट, यस अभी विजिबल होगा। व्हेन मिल्टन वाज एट हॉर्टन ही कंपोज्ड एल एल्जिरो,
एंड एल पेंसिरोसो, दीज टू पोएम्स आर इन, ये पोएम्स किस जॉनर में लिखी गई हैं? ऑप्शन है मोनोसिलेबिक कपलेट, हेरोइक कपलेट, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट या फिर नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बताइए। एल जीरो एंड एल पेंसिरोसो, ये दोनों पोएम्स किस जॉनर में लिखी गई हैं? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। ठीक है, ऑक्टोसिलेबिक का मतलब आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। वन ऑफ मिल्टन, ये मिसप्रिंट है लेकिन आप समझ जाओगे क्या है ये। वन ऑफ मिल्टन, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है अपोस्ट्रोफी एस और फ्रेंड्स। वन ऑफ मिल्टन्स फ्रेंड्स वाज अ म्यूजिशियन, आइडेंटिफाई हिम। मिल्टन का एक दोस्त था जो म्यूजिशियन था, उसके बारे में बताना है कि कौन था वो। डियोडेटे, हेनरी लॉज, एडवर्ड किंग या नन ऑफ दीज। तो इस ऑप्शन को तो हटा ही दीजिए, ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में आया है। आप 3 ऑप्शन के आधार पर ही रखिए अपना क्वेश्चन। बताइए कौन सा दोस्त था मिल्टन का जो म्यूजिशियन था? डियोडेटे, हेनरी लॉज, एडवर्ड किंग। तो इनका नाम क्या था? हेनरी लॉज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेट अ मिनट, यस, देखिए हेनरी लॉज, इसका करेक्ट आंसर है हेनरी लॉज। नेक्स्ट चलते हैं। हेवन इटसेल्फ, देखिए ये है क्वेश्चन। हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर, हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर, दिस इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है कॉमर्स, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? हेवन इटसेल्फ वुड स्टॉप टू हर। यस, ये है कॉमर्स से, ये लाइन कॉमर्स से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। दाउ द पोएम इज रिटन ऑन मिल्टन्स फ्रेंड, दो द पोएम इज रिटन ऑन मिल्टन्स फ्रेंड एडवर्ड किंग। पोएम किस पे लिखी गई है? मिल्टन के दोस्त एडवर्ड किंग पर। येट एडवर्ड किंग इज नॉट इट्स रियल सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी एडवर्ड किंग जो है वो इस पोएम के रियल सब्जेक्ट नहीं है। अनसर्टेनिटी एंड टॉर्मेंट, इट इज समथिंग मोर देन अ पेस्टोरल इलेजी। ठीक है, अनसर्टेनिटी है इसमें, टॉर्मेंट है, और ये ऐसा कुछ है जो पेस्टोरल इलेजी से भी कुछ ज़्यादा है। ठीक है, इट इज समथिंग मोर देन अ पेस्टोरल इलेजी। दिस डिस्क्रिप्शन इज अबाउट, ये डिस्क्रिप्शन जो है वो किस पोएम के बारे में है, ये पूछा जा रहा है आपसे। दो द पोएम इज रिटन ऑन मिल्टन्स फ्रेंड एडवर्ड किंग। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ये पोएम किस पर लिखी गई है, तो मिल्टन के दोस्त एडवर्ड किंग के ऊपर लिखी गई है। येट एडवर्ड किंग इज नॉट इट्स रियल सब्जेक्ट, लेकिन एडवर्ड किंग जो है वो इसके रियल सब्जेक्ट नहीं है, थीम इस पर बेस्ड नहीं है। ठीक है, अनसर्टेनिटी एंड टॉर्मेंट, इट इज समथिंग मोर देन अ पेस्टोरल इलेजी, और ये पेस्टोरल इलेजी से भी कुछ ज़्यादा है। तो ये डिस्क्रिप्शन किस पोएम के बारे में है? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है लिसिडस। जैसा कि आप अक्सर सुनते हो कि लिसिडस का जॉनर क्या है, लिसिडस कैसी पोइट्री है, और इनफैक्ट पिछले लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है टीजीटी यूपी टीजीटी का, उसमें भी लिसिडस पर एक क्वेश्चन आया है जिसमें 3-4 पोएम्स के नेम दिए हुए थे, और उसमें पूछा गया था कि ये पेस्टोरल इलेजी कौन सी नहीं है इसमें, या पेस्टोरल इलेजी कौन कौन सी हैं, ऐसे करके क्वेश्चन था। तो उसमें लिसिडस का नेम भी था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि लिसिडस क्या है, एक पेस्टोरल इलेजी है। ठीक है, और ये इलेजी किसकी याद में लिखी है जॉन मिल्टन ने? तो एडवर्ड किंग की याद में लिखी है, ये भी याद रखना है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिसिडस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं।
Milton's first period is from 1629 to 1640. Milton's first period from 1629 to 1640. During this period, he composed poems like El Algero, El Penseroso, Comus, Lycidas. This period is known as, बताइए इस पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं। देखिए मिल्टन का फर्स्ट पीरियड कब से शुरू होता है, 1629 से 1640 के बीच में है, और इस पीरियड के दौरान उन्होंने बहुत सारी पोएम्स कंपोज की हैं, जैसा कि एल एल्जीरो, एल पेंसरोसो, कॉमस, लेसिडस। तो ये पीरियड किस नाम से जाना जाता है, फर्स्ट पीरियड, रॉयल पीरियड, हॉटन पीरियड, लास्ट पीरियड। क्या होगा इसका राइट आंसर, सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसे जाना जाता है हॉटन पीरियड के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको जहां भी हॉटन नेम नजर आए या हॉटन का कनेक्शन पूछा जाए कि किस राइटर से है हॉटन का कनेक्शन, तो आपको याद रखना है किससे है, जॉन मिल्टन से। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। और साथ ही अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है किसी भी वैकेंसी को लेकर, तो वो भी मैं इस चैनल पर समय समय पर देती रहती हूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन आपको देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको इस तरीके से क्वेश्चंस चाहिए या इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।